हेलो एवरीवन। तो अब यूसन ने भी ठान लिया था कि वो शी गुआंग को मना कर ही रहेगा। वहां से सीधा वापस आता है और वो भी उसके विला के बाहर। जियांग रुई और शी गुआंग दोनों खिड़की में से देख रहे थे। वो काफी सारे फायरवर्क्स लेकर आया था। लग रहा था कि उसे किसी तरह से मनाने का इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही बैठी रहती है। और उसके बाद उसे यूसन की तरफ से एक मैसेज आता है और वो था एक स्क्रीनशॉट, जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि यूसन ने उसे मैसेज किया था इसी बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो मैसेज सिग्नल वीक होने की वजह से सेंडिंग में फेल हो चुका था। और अब शी गुआंग को ये देखने के बाद काफी गिल्टी फील होता है। वो भागती हुई नीचे जाती है। वो उससे कहने लगता है कि आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैंने मेक श्योर नहीं किया कि वो मैसेज तुम्हें डिलीवर हुआ भी था कि नहीं। हाँ, लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत सेल्फिश भी हो रहा था। तुम्हें इस तरह से अपने लिए तड़पते हुए आता हुआ देखकर मुझे काफी खुशी फील हुई थी कि जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता हूँ। और फिर उसे दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हें चीयर अप करने के लिए। अब वो अंदर जाती है एक लाइटर लेने के लिए, तो यहाँ जियांग रुई उसे पकड़ लेता है और कहता है ये क्या, मिनट में तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई है थोड़े से पटाखे देखकर। लेकिन वो उसे बताती है कि नहीं, उसने मुझे मैसेज भेजा था, वो डिलीवर नहीं हुआ था। रुई फिर भी उसे कहने लगता है कि हार्ड टू गेट प्ले करो ना, कुछ भी एक्ट करो, किसी भी चीज का गुस्सा करो, लेकिन अभी के अभी ना मानना, ऐसे तो तुम लो हो जाओगी। और वो हाई अप, ऐसा ना करना, लाइटर लेकर जाओ और उस पर और गुस्सा करो। लेकिन वो बाहर जाती है और उसके साथ मिलकर पटाखे बजाने लगती है। वो लोग फायरवर्क्स काफी एंजॉय कर रहे थे और जियांग रुई खड़ा देख रहा था कि लड़की कितनी पागल है। यूसन ने शी गुआंग को तो मना लिया था, लेकिन फिर भी आज का दिन उसका काफी सैड रहा था। वो जब भी हॉस्पिटल जाता था, ये सारा कुछ दिखता था, तो अपने पुराने दिन याद आने लगते थे। ये बात शी गुआंग ने भी फील कर ली थी, तो वो उसे खुश करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि आज तुमने एक जान बचाई है, एक आदमी को नई जिंदगी दी है, इसके लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। और फिर उसके बाद वो अंदर बैठे जियांग रुई को भी आवाज देते हैं कि अगर खाना खाना है तो आ जाओ। और वो तुरंत ही कहता है कि मैं अभी के अभी आया। और वो सारे जाकर इकट्ठे डिनर करने लगते हैं। अब इस सब के बाद यूसन जैसे ही घर पहुंचा था, तो उसने जाते ही अपनी मम्मी को हक कर लिया था। उनसे कहने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे ऐसा लगता था हमेशा से कि जैसे वो लड़की मेरी केयर नहीं करती। उसने खुद ही हमारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कराई थी कुछ सालों पहले, लेकिन जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसे इन्फॉर्म भी किया गया, वो मुझे पूछने तक नहीं आई, ना मुझे देखा कि मेरा क्या हाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शी गुआंग ऐसी नहीं है। आज जिस तरह से वो तड़पते हुए मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आई थी, मैं समझ गया हूँ कि 2 डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। और फिर कमरे में जाते ही वो अपने उस फ्रेंड जाची को कॉल करता है, जो कि इस टाइम पर अब्रॉड था। वो उससे बोलता है कि जैसे ही तुम वापस आओ, तुमने मुझे कांटेक्ट करना है, जब भी फ्री हो मुझे कॉल मिला लेना। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमसे डिस्कस करनी है। वो शायद इसी बारे में उससे कुछ कंफ्यूजन कंफर्म करना चाहता था। ये वही फ्रेंड था जिसने कुछ सालों पहले उसकी मिस्टर नी की बेटी के साथ ब्लाइंड डेट अरेंज कराने की बात की थी। उधर हमें जुआंगशु और उसके कोलीग्स को दिखाते हैं। जुआंगशु ने फैसला किया था कि वो कैल्विन के साथ यहीं पर स्टे करेगा जब तक उसे वापस शंघाई में ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। लेकिन यहाँ क्रिस को देखकर लग रहा था कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता जुआंगशु के लिए फॉल करने लगी है। पहले तो सिर्फ उसकी लुक्स और कैपेबिलिटी की वजह से, लेकिन अब उसे लगता था कि ये काइंड हार्टेड पर्सन है और काइंडनेस ऐसी क्वालिटी है जो कि आजकल रेयर हो चुकी है। जुआंगशु के अपने दिल की हालत बहुत खराब थी। जब से उसे ये मालूम पड़ा था कि शी गुआंग का वो बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि यूसन उसे चेस कर रहा है उसका दिल जीतने के लिए, तो वो तो बहुत कंफ्यूज और नर्वस रहने लगा था। उसका मन करता है कि जाए और एक दफा शी गुआंग से मिले, अपनी किस्मत को फिर से आजमाए। क्योंकि ऑफ कोर्स शी गुआंग तो अभी तक रिलेशनशिप में नहीं बल्कि सिंगल ही थी। वो ऐसा ही करता है, अम्ब्रेला उठाता है और उसके विला की तरफ जाता है। वहां पर जाकर काफी देर तक बाहर खड़ा रहता है। उसका मन करता है कि उसे मैसेज करके पूछे कि तुम्हारे और यूसन के बीच क्या रियल में कोई रिलेशनशिप है, नहीं है ना। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। काफी देर स्नो में खड़े रहने के बाद वो वापस आ जाता है। यहाँ पर उसे कुछ यादें भी आ रही हैं। एक दफा जब वो जियांग रुई का ट्यूटर हुआ करता था, तो उनकी मेड घर पर नहीं थी। वहां पर उसने जियांग रुई और शी गुआंग के लिए कुछ कुक भी किया था। शी गुआंग बहुत खुश हो रही थी उसे कुकिंग करते देखकर। वो हमेशा से उसकी तरफ बहुत वार्म रही थी, लेकिन वही था जो उससे कोल्ड रहा करता था, कुछ कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, जो कि ज्यादातर रॉन्ग की तरफ से पैदा की गई थी। और उसने इसे ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि जिसकी वजह से जुआंगशु को लगता था कि शी गुआंग एक प्राउड लड़की है, एक बिगड़ी हुई अमीर जाति, जिसके लिए जुआंगशु सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसे वो खरीदना और जीतना चाहती है। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे दोनों फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और वो लोग एक जगह आउटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ पर इकट्ठे फोटोज भी बनाते हैं और आंटी तो देख देख कर खुश हो रही थी कि शी गुआंग को कितना मैचिंग बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। आज के दिन यूसन की फैमिली ने वापस चले जाना था, जबकि शी गुआंग की फैमिली का नेक्स्ट डे वापस जाने का प्लान था।
जाने से पहले यूसन की मम्मी शी गुआंग से उसका फोन नंबर ले लेती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों के बीच जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे शी गुआंग बहुत पसंद है और मैं कभी ना कभी से कांटेक्ट जरूर करूंगी। और हाँ, अपनी मम्मी को स्विट्जरलैंड जरूर लेकर आना, हम आप लोगों को वेलकम करने के लिए बेचैन है। जबकि यूसन वहां से जाने से पहले एक दफा कैल्विन को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है और उसका जुआंगशु से भी आमना सामना होता है। जुआंगशु जब सुनता है कि वो यहाँ पर एक वॉइस नोट सुन रहा था, वो भी शी गुआंग का, तो उसे फिर से हार्ट में पेन होने लगता है। ये वो चीज थी जो उसने खो दी थी और शायद अब उसे मिल नहीं सकती। शी गुआंग का बहुत मन कर रहा था कि वो टाइनी स्नोमैन को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन उनकी फोटोज बना लेती है, वीडियोस अपने पास सेव कर लेती है, पर ले जाने का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा था। यही बात उसने यूसन से की थी, तो वो कहने लगता है इनको ले जाने का क्या मतलब है कि जब इनको बनाने वाला आर्टिस्ट तुम्हारे साथ जाना चाहता है। अब ये सुनते ही वो शर्मा जाती है। अब यूसन पहुंचता है सीधा अपने नाना जी के पास। उन्हें भी पता चला था कि बहुत सालों बाद मेरी बेटी वापस चाइना आई है और अब वापस भी जा चुकी है। वो कहने लगते हैं कितने साल हो गए, वो कैसी दिखती है, क्या वो खुश तो है? और वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और हमेशा की तरह आज भी बहुत सुंदर। लेकिन नाना जी को बहुत सालों बाद आहिस्ता आहिस्ता असल चेहरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा और उनकी बहू उनकी बेटी और दामाद से बहुत नफरत करते थे और उन्होंने ही ये सारी साजिशें उनके खिलाफ रचाई थी। उस टाइम पर जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने दामाद के खिलाफ स्टेप लिया था, लेकिन अब वो पछता रहे थे। इतने सालों से उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। अब इसके बाद हमें बोकाई को दिखाते हैं, जो कि यूसन का मामू लगता है। और इस वक्त उसके मामू और उसकी आंटी यही प्लानिंग कर रहे थे कि नेक्स्ट मंथ दादाजी की एनिवर्सरी है, तो इस टाइम पर वो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सबको यही लगता था कि वो बोकाई के बेटे को यानी कि यूसन के कजन को ही अपना अगला हायर अनाउंस करने वाले हैं। बोकाई एक मीन इंसान था और उसने ही यूसन के डैड को फंसाया था। और अब वो एक दफा मिस्टर नी से भी मिलने के लिए जाता है। मिस्टर नी के साथ उसकी काफी दोस्ती थी और यही वो रेड फ्लैग था जो कि इस टाइम पर शी गुआंग और यूसन के रिलेशनशिप में आने वाला था, क्योंकि यूसन को वो लाइक नहीं करने वाले थे। वो तो उसके दुश्मन से दोस्ती रखते थे। लेकिन मिस्टर नी बातों ही बातों में कहते कि मैंने सुना है कि सुजाओ में एक नया जीएम आया है, उसने काफी कुछ बदलाव किया है, हमारे कुछ जानने वाले सप्लायर्स थे उनसे भी सामान लेना छोड़ दिया है, ये मुझे खतरा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर उन्हें बोकाई के थ्रू पता चलता है कि वो मेरा नेफ्यू ही तो है और मिस्टर चेयरमैन उसके नाना लगते हैं। अब ये सुनते ही उन्हें कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो सोचते हैं कि मेरे लिए खतरा ना हो। वैसे भी वो इर्द गिर्द की पूरी खबर रखते थे, तो वो तुरंत ही ऑर्डर करते हैं अपने एक आदमी को कि पता कराओ कि ये नया जीएम यूसन ये आजकल क्या कर रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए। और यहीं पर ही हमें दिखाते हैं चियान को, जिसने बहुत तरीके से मिस्टर नी जो इतने चालाक थे उन्हें अपनी उंगली के गिर्द बांधा हुआ था और अपनी बेटी नियान को भी उसी के साथ जोड़ा हुआ था। शॉपिंग तो खुद की ज्यादा करती थी, लेकिन बाद में कहती थी कि आपके लिए गए हैं, ये चीज लेकर आए हैं। और वो जानबूझकर ऐसा चाहती थी कि नियान को वो अपने क्लोज रखे ताकि वो हाई क्लास में अपनी पहचान बना सके। और मिस्टर नी को तो इस लेडी ने बेवकूफ बनाया हुआ था, वो हमेशा उसके जाल में फंस जाते थे। वेल, अब इन लोगों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और हर कोई अपने काम पर पहुंचा हुआ था। यहाँ पर शी गुआन बहुत दिल जान से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और वो बहुत तेजी से इसे कंप्लीट करना चाहती थी और इसीलिए वो कभी कभी यूसन से अपने सिफारिश भी कराती थी कि जल्दी मेरे लिए मीटिंग अरेंज करा दो। और वो तो ऑफ कोर्स उसकी हर बात मान ही लिया करता था। अब उसके बाद एक दफा यूसन के साथ शी गुआंग उसके घर पर आती है। उसे कुछ बुक्स चाहिए थी स्टडी करने को, तो वो वही चेक कर रही थी। यहीं पर ही उसे सोयाबीन्स दिखाई देते हैं जो कि उसके टेबल पर हमेशा पड़े रहते थे। वो तो कोई मजाक कर रही थी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर वो बार बार सैड होकर अपने हाथ को देख रहा था। बताता है कि उसे कितनी पेन हुआ करती थी स्टार्ट में, लेकिन अब काफी कुछ बेटर हो चुका है। वो भावनाओं में बह जाती है और उसका हाथ ही पकड़ लेती है। और बस इस पॉइंट पर यूसन ने तो अपने सारे दर्द भूल जाने थे, वो भूल ही जाता है। लेकिन फिर बाद में शी गुआंग काफी एम्बैरस होती है। वेल, अब सारा वीक उनका बहुत बिजी रहा था, लेकिन वीकेंड पर इन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया हुआ था। यूसन ने कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड्स को ट्रीट देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बैड लक, मैं उसकी कॉम्पनसेशन देना चाहता हूँ कि मेरे हाथों से तुम लोगों के नाम का कोई लकी ड्रॉ नहीं निकला था। उसी टाइम पर हमें मिस्टर नी को दिखाते हैं। उन्हें सारी रिपोर्ट उनकी टेबल पर मिल चुकी थी लिन यूसन के बारे में। पता चलता है कि इसने खुद ही सिफारिश कराई है और अपने आप को सुजाओ एग्जाइल कराया है। हेडक्वार्टर्स छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो फिर ये क्यों किया है? थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन से पर्सनल लाइफ के बारे में ये पता चला था कि ऑफिस रोमांस की भी कुछ बातें चल रही हैं। इसने एक लड़की को अपने डिपार्टमेंट में शिफ्ट कराया है और आजकल उसे चेज कर रहा है और उसका सरनेम नी है। बस अब मिस्टर नी तो गुस्से में आ चुके थे। तुरंत ही अपनी बेटी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि इस वीकेंड मुझे मिलने के लिए आओ। वो बोलती है नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरा तो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिनर वगैरह का प्लान है।
तो वो कहते हैं किन फ्रेंड्स के साथ? वो बोलती है कुछ कोलीग्स हैं। और बस वो तो फिर और भी डर जाते हैं और उसे कहने लगते हैं तुम ना आओ, मैं आ रहा हूँ। अब सैटरडे को सुबह ही सुबह अपनी बेटी के पास पहुंच चुके थे और उससे कहने लगते हैं कि मैंने कुछ अनप्लेजेंट र्यूमर्स सुनी है तुम्हारे बॉस यूसन के बारे में, क्या ये सच है? वो बोलती कैसी र्यूमर्स? यही कि वो तुम्हें चेज कर रहा है। उसको छोड़ो, उसको तुम कभी यस नहीं कर सकती, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हें। अभी के अभी ये कंपनी छोड़ो, मैं तुम्हें कहीं और ट्रांसफर कराता हूँ। और साथ ही साथ उसके हाथ से उसका फोन छीन लेते हैं। उस पर मैसेज आया हुआ था मिस्टर लिन का और नोटिफिकेशन में पढ़ लेते हैं कि आज इसी के साथ इसका डिनर का प्लान था। वो उसके साथ अपनी टाइमिंग डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पर तो शी गुआंग को गुस्सा ही आ जाता है। वो अपने डैड से कहने लगती है कि आप जब भी आते हैं सिर्फ मुझसे लड़ाई ही करते हैं। और हाँ, इतना बता दूं, आप मुझे क्या ऑर्डर करेंगे? मेरी लीगल कस्टडी मॉम के पास है। और यहीं पर ही मिस्टर नी ने एक नई कहानी शुरू कर दी थी। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो और तुम कितनी रिच होने वाली हो जब मेरा सारा कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। इसलिए जो शख्स भी तुम्हारे करीब आ रहा है, हो सकता है कि उसके तुम्हारे बारे में विचार अच्छे ना हो, वो लालची हो, वो तुम्हारे पैसे और तुम्हारी पोजीशन के पीछे हो। लेकिन उसे यूसन के बारे में सुनकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है कि डैड वो खुद भी काफी रिच है। लेकिन उसके डैड कहने लगते हैं कि वो रियल हायर नहीं है शैंग कंपनी का, बल्कि रियल हायर उसका कजन बनने वाला है। तुम समझा करो इन चीजों को। और उसने सुजाओ में अपना ट्रांसफर क्यों कराया? तुम्हारे पीछे आने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो बहुत सालों से हमारी कंपनी के पैसे के पीछे चल रहा है। 2-3 साल पहले की बात है कि उसने नियान को भी अपने हाथ में करने की कोशिश की थी, क्योंकि अक्सर जगहों पर वो मेरी बेटी की तरह ही दिखाई देती थी। बाद में पता चला कि वो मेरी मुंह बोली बेटी है, तो फिर तुम्हें चेस करना शुरू कर दिया। ये ऐसा गिरा हुआ इंसान है। ये तो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर मिलने के लिए आ रहा था कि उसी रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनते ही शी गुआंग की तो हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत ही भागती हुई वहां से जाती और सीधी जाती है यूसन के घर पर। उससे जाकर पूछती है कि क्या तुम नियान को जानते हो? वो बोलता है कौन नियान, कैसी बातें कर रही हो? तो वो कहने लगती है कि मेरे डैड की मुंह बोली बेटी, आजकल जो उनकी मिस्ट्रेस है उनकी पहले से बेटी है, उसका नाम नियान है। मेरे डैड कह रहे थे कि तुम उसको चेज कर रहे थे और 2-3 साल पहले उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने लगे थे। अब ये सुनते ही बेचारे यूसन की हालत खराब हो जाती है। उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें याद नहीं है हमारी पहली मुलाकात? एक पार्टी में तुम भी आई हुई थी और मैं भी आया हुआ था नाना जी के साथ, और तुमने ही मेरे एक फैमिली फ्रेंड को कहकर हमारी ब्लाइंड डेट अरेंज कराई थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद आ गया था। वो कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी देखा भी था पहले। और बस यूसन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इतने सालों वो बहुत गलत एंगल से सोच रहा था। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, शी गुआंग का हाथ पकड़ता है, ड्राइव करता हुआ उसके शहर पहुंच जाता है, उसे घर से बाहर बुलाता है और वहीं पर ही उसे कहने लगता है कि कुछ साल पहले तुमने मुझसे एक बात की थी, मुझे वर्ड टू वर्ड वही सुननी है, और वो भी इस लड़की के साथ। लेकिन उसके फ्रेंड्स को एग्जैक्ट वर्ड्स याद भी नहीं थे। वो कहता है मुझे याद है, मैं बोलता हूँ तुम यस और नो कर देना। और पता चलता है कि उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से थी कि एक पार्टी में तुम्हें मिस्टर नी की बेटी ने देखा है और बस उसने तो दिल ही हार दिया है। वो मुझे बार बार कह रही है कि तुम्हारे साथ उसकी ब्लाइंड डेट अरेंज करा दूं। और जब मैं उस ब्लाइंड डेट के लिए आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद तुमने उस लड़की को कांटेक्ट किया था और मिस्टर नी की बेटी को जैसे ही पता चला था कि मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ तो उसने मुड़कर मुझे देखा भी नहीं था। ये सुनते ही जियाची कहने लगता है कि वो लड़की नियान थी। मैं उस टाइम पर नया नया अब्रॉड से वापस आया था और मिस्टर नी की बेटी ही वो खुद को हर जगह कहलाया करती थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुंह बोली बेटी है। बाद में मुझे पता चला था कि वो तो 2 नंबर इंसान है और बहुत गिरी हुई लड़की है। उसे मैं तुम्हारे साथ मैच कराने लगा था, मुझे आज तक शर्मिंदगी है। लेकिन तुम ये सारा कुछ सुनकर डिस्टर्ब हो जाते थे, इसीलिए ऐसा कुछ भी क्लियर करने के लिए मैंने वापस ये बात ही नहीं की। मुझे क्या पता था कि इतने सालों बाद ये बात दोबारा से जिंदा हो जाएगी। अब बस शी गुआंग को कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत नहीं थी। यूसन कुछ भी नहीं बोलता, उसके बाद गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। शी गुआंग को समझ आ जाती है कि कितनी बड़ी कंफ्यूजन थी और यूसन अपनी जगह काफी शर्मिंदा था। उसे सॉरी करता है कि मैंने जो भी तुमसे बिहेव किया, तुम्हारे बारे में मन में ग्रूज रखा, लेकिन तुम तो वो इंसान ही नहीं थी। उसे ड्रॉप करता है उसके हॉस्टल के बाहर और खुद चला जाता है ये कहकर कि मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। आप क्या शी गुआंग के डैडी इन दोनों को एक होने देंगे या फिर विलन बनकर सामने आएंगे? ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।